हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10th के चैप्टर 4 की सेकेंड एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे स्प्लिटिंग मिडल टर्म, किस तरीके से हम कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स किए। तो अब हम देखने वाले हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से ही हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स करने हैं और उसके बाद उसमें जो भी वेरिएबल है उसके हमें रूट्स यानी सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, उसने बोला सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल 1 दिया है उसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें स्टेटमेंट्स को फॉर्म करना था। तो उस एग्जांपल 1 में हमारे पास जो दो कंडीशंस, जो दो पार्ट्स दिए हुए थे, उनका जो फाइनल सॉल्यूशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी वो ये दो इक्वेशंस बनी थी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम एक एक करके इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या कहती है कि जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तीन हमारी मैक्सिमम टर्म हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, यानी कि a इंटू सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और c क्या है 324। तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 324, तो हमारे पास क्या आ गया 324 ही आ गया। अब इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर्स करने हैं। किस किस को मल्टीप्लाई करके 324 बनेगा। तो अब देखो इसके फैक्टर्स करने कैसे करेंगे। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम फैक्टराइज, अगर देखो छोटा नंबर था तो हमने क्या किए थे, उसके ऑल फैक्टर्स लिखकर देख लिए थे। अगर हमारे पास अब नंबर थोड़ा ऐसे बड़ी डिजिट आ जाए जिसके ऑल फैक्टर्स लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो हम सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है हमें, तो हम क्या करके देख लें, इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसको डिवाइड कर करके देखो इवन नंबर है 2 से जा रहा है ना। उसके बाद हमने अगर थोड़ा और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखते ही पता चल रहा है 32 4 से डिवाइड हो रहा है ना। लास्ट की दो डिजिट्स देख लो कि लास्ट की दो डिजिट 4 के टेबल में जा रही है 24, तो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा ये 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। अब 81 क्या है, 9 9 जा 81। तो इस 81 के भी अगर फर्दर फैक्टर करें तो 9 9 जा, तो ये तीन इसके वो आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसको चाहो तो फर्दर और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 2 3 3 3 3 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप देखो अब हमारा काम क्या है, मेन हमारा काम क्या है कि जो भी इसके फैक्टर्स आए उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उन्हें प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म बन जाए, यानी कि 45 बन जाए। अब किस किस का इसमें कॉम्बिनेशन ले कि हमारा जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करके तो यही रहे, फैक्टर्स तो यही रहे हमारे, लेकिन उन्हें प्लस या माइनस करने पर 45 आए। अब देखो 9 9 जा 81 और 4 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर 4 9 जा 36 कर ले और यहां से ये 9 आ जाए तो 36 प्लस 9 क्या होगा, 45 होगा। आ गया हमारे पास, अपने आप ही आ गया ना। देखो तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ फैक्टर्स लिखना है और उसके बाद बस उनको रीअरेंज करके शफल करके देखो किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यही फैक्टर्स होंगे। मान लो इससे भी नहीं आता तो आप इसके और इसको स्प्लिट कर लेते कि इसको 2 2 या इसको भी और 3 3 ऐसे लिख लेते और फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाकर देखते कि 2 9 जा 18 2 9 जा 18 18 प्लस 18 36। तो कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर हम देख लेते कि ऐसे दो नंबर्स यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स इस फॉर्म में हो कि उन्हें प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिले, बीच वाली टर्म मिले। तो अब हमें मिल गया 36 प्लस 9 हमारा क्या होगा 45 होगा। अब हमें क्या चेक करना होता है, पहले तो नंबर डिजिट्स को चेक बनाओ, उसके बाद उसका साइन चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखो जो साइन है वो कैसा है, माइनस का है, मतलब इन दोनों में से एक डिजिट तो माइनस की होनी चाहिए, बड़े वाली है ना। अब मैंने अगर बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा दिया और दूसरा प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन 45 कब आ रहा है, जब इन दोनों को प्लस करे, तो एक माइनस है तो दूसरा भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी डिजिट का साइन लगेगा। इसका मतलब जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट वाली टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0, और जो ये बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करके क्या मिला, एक -36 और एक माइनस का 9।
और वेरिएबल साथ में x था, तो ये -36x और माइनस का 9x, ये इस तरीके से हो गया। और आगे क्या बचा, प्लस में 324। तो अब ये 3 टर्म्स थी, 3 से कितनी हो गई, 4 टर्म्स हो गई। अब वापस क्या करेंगे, दो टर्म्स का पेयरिंग करेंगे और उसके बाद जो भी कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेके हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो अब देखो फर्स्ट दो टर्म्स में x² और 36x, एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो वहां से कोई डिजिट तो ऐसे कॉमन आएगी नहीं 1 के अलावा। लेकिन वेरिएबल यहाँ x की पावर 2 और यहाँ x, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बचा अंदर, इधर x² में से x गया तो x बचा, और प्लस का ही लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का x चला गया, खाली क्या बचा 36। अब मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के, कि आप जब इस तरीके से करते हैं ना, हम अगर हमने फैक्टर्स ठीक लिख लिए तो अब हमारे पास ब्रैकेट दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अगले वाले में से कॉमन लेने के बजाय सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो ये यहाँ ब्रैकेट आया है, हमें दूसरे वाले का ब्रैकेट भी तो सेम ही चाहिए ना, इक्वल्स टू 0। तो यही ब्रैकेट, यही सारा पूरा कॉम्बिनेशन, दोनों टर्म यहाँ लिख लो। यानी इन दोनों में से इस तरीके से कुछ कॉमन लेंगे हम कि हमारे ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट है x-36 वही यहाँ, तभी तो ये कॉमन आएंगे। तो अब इन दोनों में से x-36 कैसे बचेगा, x तो यहाँ है ही, ये 324 में से क्या बचना चाहिए 36, है ना। यहाँ पे देखो क्या था, 9 था ना, यहाँ x के साथ में 9 नहीं है, इसका मतलब 9 कॉमन लिया है हमने। अब साइन चेक करो, यहाँ क्या है, माइनस है, लेकिन यहाँ इस वाली टर्म में क्या है, कांस्टेंट के साथ प्लस, साइन चेंज है, इसका मतलब क्या कॉमन लिया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड वाला टाइम बच जाता है, आप करके भी देख सकते हो। अगर 9 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ पर 324, तो 324 क्या था, ये 4 था, इधर 4 9 जा 36 और साथ में क्या था 9 था, तो 36 9 सा बन रहा है ना, तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 36 बचेगा, है ना। तो वो जो दिमाग लगाना पड़ता कि 9 कॉमन लिया, 9 से इसको डिवाइड करो, फैक्टर्स का देखो, तो वहां पर कई बार जो है कुछ बच्चे उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। तो सबसे सिंपल क्या तरीका है, आप फैक्टर्स लो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जब आपको पता ही है कि ये हमारे फैक्टर्स हैं, इस तरीके से स्प्लिट करके अब दो ब्रैकेट सेम आएंगे, फिर उनको कॉमन लोगे, तो आपने फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, जो भी वहां से कॉमन आए ब्रैकेट में वही यहाँ आएगा ऑब्वियसली, अगर हमें सेम इन दोनों में से बनाना है, अगर हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है हमारे स्टेप्स में, तो वो वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ लिख दो। उसके बाद आप वेरिएबल्स, जो ये फर्स्ट टर्म थी इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लो कि यहाँ पे x बचा है खाली, यहाँ x के साथ क्या था 9 था, तो 9 बच गया, है ना। और यहाँ पर तो ये अपना आ गया सारा का सारा सेम। फिर चेक करना है साइन कि इस ब्रैकेट में जो ये x वाली टर्म और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है ब्रैकेट में, इसका मतलब साइन चेंज हुआ है, तो माइनस का 9 हमने कॉमन लिया है। अब देखो दोनों में x इंटू ब्रैकेट और 9 इंटू ब्रैकेट है, तो दोनों में से ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली x माइनस यहाँ क्या बचेगा 9 इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशंस आ गई, एक बार ये ब्रैकेट 0 हो सकता है और एक बार ये ब्रैकेट 0 हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x के साथ 36 माइनस हो रहा है, इधर आकर हो गया प्लस, और यहाँ भी x के साथ 9 माइनस हो रहा है, इधर आकर हो गया प्लस। तो जो दो रूट्स आई हमारी, यानी कि दो सॉल्यूशंस आए इस पार्ट के, वो क्या है, सो द रिक्वायर्ड रूट्स, वो क्या क्या आई हमारी, वो आई 9 एंड 36 या 36 एंड 9, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। एक और पार्ट था हमारा एग्जांपल 1 में, उसको भी देख लेते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है हमारा, उसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी देखो जो थर्ड टर्म है c है कांस्टेंट, वो एक 750 बड़ा सा नंबर है ना, तो इसके अगर हम सारे फैक्टर्स निकाले तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या वो जो ऑल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जैसे हम छोटे नंबर्स के केस में बनाते थे छोटी क्लास में, तो इसलिए क्या करें हम, सबसे सिंपल a इंटू सी, यहाँ पे तो 1 है तो 750 इंटू तो 750 ही आएगा। तो इस 750 के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या हो सकता है देखो, 5 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 5 1 जा 5, बचा क्या 2, 25, 5 5 जा 25 और 0। अब इस 150 को भी तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी अगर फर्दर डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो क्या आएगा 5 1 जा 5, वो सॉरी ये 5 आ गया, 5 से डिवाइड, क्योंकि हमें दिख रहा है ना लास्ट में 0 है 5 है, 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो अब इसको अगर हम करेंगे 5 से फर्दर डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 0 का 0। अब ये 30 को भी क्या कर सकते हो 5 इंटू
6 कर सकते हो। तो आप देखो 6 के भी फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 3। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, हमारे पास आ गए 5, 5, 5 और 6। 6 को भी चाहो तो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो अब हमारे पास इसमें से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है क्या, इस तरीके से कि प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 55 मिल जाए। तो अब देखो 5 5 क्या होता है 25 और 6 5 क्या होता है 30। दोनों को प्लस करो क्या मिलेगा 55 मिलेगा। आ गया हमारे पास कि दो कॉम्बिनेशन जो हमें लेने हैं फैक्टर्स के वो क्या है 25 और 30। अब साइन चेक करना है, तो साइन देखो यहां माइनस है तो इसका मतलब बड़ी डिजिट माइनस की होनी चाहिए। अब अगर बड़ी डिजिट माइनस की है और हमें दोनों को प्लस करना है तो दोनों ही माइनस की होंगी, क्योंकि माइनस प्लस वरना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दोनों डिजिट्स कैसी लेनी पड़ी, माइनस की लेनी पड़ी। तो अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर, जब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब सिर्फ क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एज इट इज, और सेकेंड वाली टर्म के बदले हमने क्या लिखा -25 और -30। तो -25x और -30x प्लस में 750। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो कितना सिंपल, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब खाली x कॉमन आया और यहाँ पर बचा x, ये एज इट इज, x चला गया तो नंबर में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड, सीधा 25 बच गया। लेकिन जब दूसरे वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो हमारे यहाँ 30 है, यहाँ 750 है, क्या कॉमन ले, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ देखो इस ब्रैकेट में क्या है 25 है ना, x माइनस 25, तो यही ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए x माइनस 25, तभी तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को लिख लो यहाँ पे। अब देखो x, इसका कोफिशिएंट ऊपर क्या था 30 था, नीचे क्या बचा ब्रैकेट में 1 बचा, मतलब पूरा 30 ही कॉमन आ गया। अब इसका साइन चेक करना है, तो साइन चेक करने के लिए ब्रैकेट में कांस्टेंट के आगे क्या है माइनस, ऊपर कांस्टेंट के आगे क्या था प्लस, इसका मतलब साइन चेंज है। तो प्लस का माइनस कब हुआ, जब माइनस का कॉमन लिया हमने, तो -30 कॉमन आ गया। बन गए फैक्टर्स, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करना पड़ा। अब यहाँ x इंटू ब्रैकेट 30 इंटू ब्रैकेट, दोनों में ये ब्रैकेट क्या है सेम है, तो अब ये जो सेम ब्रैकेट है वो दोनों में से क्या आ गया कॉमन आ गया, x माइनस 25। तो क्या बचेगा हमारे पास x और यहाँ क्या बचेगा -30 इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास कि या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, या दोनों। तो हम एक एक करके दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो अब x के साथ 25 प्लस माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो गया। ऐसे ही इधर x के साथ 30 माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो गया। तो जो दो रिक्वायर्ड रूट्स बने हमारे वो क्या बने, सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर 25 एंड 30। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2, जिसने बोला था एग्जाम्पल 1 के सॉल्यूशंस निकालो। अब करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमें क्या कह रहा है, एक हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है। इसने बोला है कि एक दो नंबर्स हैं उनको निकालो, फाइंड टू नंबर्स होल सम, जिनका सम यानी प्लस करके क्या आएगा 27 और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 182। तो वो नंबर्स निकालने हैं। अब देखो एग्जाम में अगर सिंपल ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे पहचानोगे कि क्या करना है। आपको यहाँ पर दो नंबर्स दिए, उनकी दो कंडीशंस दी है ना। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो कंडीशन है, तो उसमें या तो कुछ ना कुछ गिवन हो तो हम निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकलेंगे बहुत सारे। अगर खाली स्ट्रेट अवे आपको उनकी वैल्यूज पूछी है, मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तो कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है सम है, तो अगर दो नंबर्स को प्लस करके 27 आया, अब हमारे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। तो कोई ना कोई एक जो है नंबर उसको लेट करना पड़ेगा। अगर एक एक्स लेट कर लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर के लिए या तो इसको दो वेरिएबल में बनाएंगे हम तो y मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जैक्ट दो नंबर्स की वैल्यू पूछी है, सॉल्यूशंस अलग अलग नहीं पूछे हैं। तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको x एक ही वेरिएबल में लेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, दो कंडीशंस गिवन है। तो यहाँ पर जब एक x है तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि x में प्लस करके 27 आया, तो 27 में से x को माइनस कर दे तो दूसरा आ जाएगा। यानी दो नंबर क्या हो गए, अगर एक x है दोनों को मिलाकर 27 है, तो उसमें से x, अगर एक x है तो उसमें से 20, दोनों को मिलाकर 27 है, तो एक x को हटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा, यानी कि 27 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस x। ठीक है, नंबर्स आ गए। अब बोला इनका प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, x को और किसको, इस नंबर को। अब इस नंबर में दो डिजिट है तो क्या लगाओगे ब्रैकेट, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, और वो कितना आ जाएगा 182। तो पहली कंडीशन से नंबर आ गए और दूसरी कंडीशन से ये क्या बन गई
इक्वेशन बन गई, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आया 182। तो हमारे पास हमारी गिवन कंडीशन से एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के और उसके बाद क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स क्या आएंगे, एक्स क्या है, नंबर है, एक नंबर आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड टू नंबर्स, वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो चीज निकालनी है उसको क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो लेट वन नंबर इज एक्स, देन दूसरा क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर विल बी, अदर नंबर इज, क्योंकि दोनों को मिलाकर 27 है तो एक एक्स तो दूसरा क्या होगा, 27 में से एक्स को हटा दो, मतलब माइनस कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से जो दूसरी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि वो क्या कह रही है दूसरी कंडीशन, कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, यानी कि दोनों को x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स कर दो। अब ये देखो एक से ज्यादा टर्म है, x खाली 27 में थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे नंबर में हो रहा है, तो ब्रैकेट लगा दिया। और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के। अब इक्वेशन बन गई, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ये देखो ब्रैकेट खोलें, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो जो बाहर है अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 27x और x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस था या प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 182 भी इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा इधर आकर, और क्या बच जाएगा इधर 0। तो आगे सारी टर्म एक तरफ और इक्वल्स टू में 0। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है पहले वाली टर्म का, देखो अगर हम नॉर्मल भी इसको जनरल उसमें भी अगर सॉल्व करें तो जो हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट माइनस में है, तो वो उसको क्या करेंगे हम, उसको भी पूरा प्लस में, क्योंकि अगर इसको हम अरेंज करके लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 27x माइनस 182। लेकिन अब देखो इसको अगर हम जनरल उससे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। वैसे तो देखो कोफिशिएंट ऐसे सोच सकते हैं कि इसका -1 है, लेकिन जब हम सॉल्व करने जाएंगे इक्वेशंस को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से ही माइनस कॉमन लोगे, पहले स्टार्टिंग में माइनस आएगा तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए हम क्या करें, इसे माइनस को हटा दें। कैसे हटाएंगे, इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये कह दो ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। या हम ये कर सकते हैं कि हमने पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर माइनस से, इसने पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। और 0 को तो माइनस प्लस किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, है ना। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। अब हमें क्या निकालने, नंबर्स निकालने हैं, जो कि उसमें से हमने x की फॉर्म में लेट करे हुए हैं, यानी हमें x इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी है। रूट्स निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को कैसे यूज करना है, जैसे सारे क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं, a इंटू सी। a यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है, मतलब c खाली 182, इसके ही फैक्टर्स करने हैं। तो 182 के फैक्टर्स करो। मैंने क्या बोला था आपको कि हम क्या करके देख ले, जैसे बड़ा नंबर है, बहुत ऐसे नहीं अगर याद है, सीधा उसके देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है। तो देखो इसको, ये इवन नंबर है, 2 से बन रहा है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 19 के भी फर्दर फैक्टर करो, 13 7 जा कितना होता है 19। तो तीन फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 7 और 13। इनको हमें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पर क्या है, बीच वाली टर्म 27। अब देखो अगर शुरू के दो को कंबाइन करें, 2 7 जा 14 और साथ में क्या 13, तो फैक्टर्स यही रहेंगे। और इनको प्लस करने पर क्या मिल जाएगा हमें 27। अब क्या चेक करेंगे, साइन, साइन क्या है इसका, माइनस का, मतलब बड़ी डिजिट कैसी होनी चाहिए, माइनस। अब प्लस कर रहे हैं, अगर एक माइनस का है तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस का। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करके आएगा 27, और बड़ी डिजिट माइनस है तो माइनस का 27। तो इसको स्प्लिट करके यानी कि हम क्या लिखेंगे, -14 और -13 के उसमें लिखेंगे। तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरी 182 एज इट इज, इक्वल्स टू 0। बीच वाली टर्म को क्या लिख लिया, माइनस का 14, एक्स वाली टर्म है ना, ये तो एक्स लगाएंगे, और माइनस का 13x। अब वही करना है, शुरू की दो और लास्ट की दो में से कॉमन, और कॉमन लेना भी कितना आसान है। देखो सिर्फ आप देखो, इसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो x ही कॉमन आएगा दोनों में से, एक्स स्क्वायर और 14x में से। तो यहां बचेगा x और यहां से x चला गया तो क्या बचा, माइनस का 14। ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म पेयर में से, दूसरे वाले पेयर में से 13 कॉमन लें या इसके फैक्टर्स करके देखें। सबसे बेटर क्या है, जो यहां आया है, क्योंकि हमें लास्ट में ब्रैकेट्स को तो कॉमन लेना है, तो जो यहां ब्रैकेट में है वही हम यहां पर लिख देंगे, जैसे हर बार करते आ रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाली x वाली टर्म को कंपेयर करो, ये 13x और हमने क्या लिखा x, मतलब क्या हटा यहां से 13 हट गया, है ना। अब साइन चेक करना है,
तो कांस्टेंट वाली टर्म के आगे क्या है, माइनस, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस, साइन चेंज हुआ है, तो प्लस का माइनस बनाने के लिए क्या कॉमन लिया होगा, माइनस। तो अब देखो हमारे पास आ गए दोनों ब्रैकेट्स सेम, और ये हमारा जिसको भी कॉमन लेके आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 13। तो अगर हम ब्रैकेट्स को लिख लें और फिर सीधा कंपेयर करके साइन लगा दे, नंबर लिख दे, तो हमारा आसान हो गया ये काम। अगर हम इसको ऐसे ना करते तो 13 कॉमन लेते या देखते 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर देखते फैक्टर्स करके, तो वो काम सारा सिंपल हो गया यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास कंडीशन आ गई रूट्स निकालने के लिए कि एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आई, एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। और दूसरा x माइनस 13 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया, है ना। तो मतलब दो कंडीशंस क्या आई, या तो x 14 रहा होगा या 13 रहा होगा। अब हमारे पास हमने x क्या, एक नंबर क्या माना था, x माना था, तो अगर x को 14 लेंगे तो दूसरा 27 माइनस 14 13 हो गया, और अगर x को 13 लेंगे तो ये 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या नंबर आई, x की दो वैल्यूज आई, और x क्या माना था, एक नंबर माना था। तो यहीं से इसको हम लिख लेते हैं कि नाउ अब हमारे पास एक नंबर जो हमने x माना था, वन नंबर, वो क्या आ गया, x के बदले दो वैल्यूज आई, दो रूट्स आई, 14 और 13। तो दोनों लिखनी होंगी आपको क्योंकि दो कंडीशंस है, 14 और 13। और जो दूसरा नंबर हो जाएगा अदर नंबर, वो हमने क्या माना था कंडीशंस के हिसाब से, 27 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, और x क्या है, एक बार 14 है और एक बार क्या है, 13 है। तो एक बार 27 माइनस 14 करोगे तो 13 आएगा, और दूसरी बार 27 माइनस 14 करेंगे, 13 करेंगे तो 14 आएगा। तो आप देख रहे हो, अगर पहले वाला नंबर 14 है तो दूसरा क्या है, 13। अगर पहले वाला नंबर 13 है तो दूसरा क्या है, 14 है। सो हम लिख सकते हैं, सो द टू नंबर्स आर क्या है, पहले 14 आया तो दूसरा क्या होगा, 13 होगा, 14 एंड 13। और दूसरा क्या है, अगर 13 लिया पहले वाला तो दूसरा हो गया 14। अब देखो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सेम ही तो डिजिट्स हैं, 13 14 रूट्स आए, यही आंसर छोड़ देते हैं कि दो नंबर 14 13 हो गए। बट इसमें माइन्यूट सी एरर हो गई कि हमारे पास ये दो कंडीशन है कि अगर पहला 14 है तो दूसरा 13, पहला 13 है तो दूसरा 14, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर बना वो बना ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो हमें क्या कंडीशन दी है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऐसा हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दो लगातार प्लस के नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 के आगे सारे पॉजिटिव और पीछे सारे नेगेटिव। अब पॉजिटिव बोला मतलब 0 के आगे 1 2 3 यही सारे नंबर्स होंगे, इधर वाले ये वाले नहीं है ना, बस यही वाले नंबर्स है पॉजिटिव। तो अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम देखें, क्वेश्चन ने बोला कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार, मतलब अगर 2 लिया है तो 3, 10 लिया है तो 11, 150 लिया है तो दूसरा क्या होगा 151, लगातार है मतलब एक के बाद एक। तो दो लगातार इंटीजर्स कॉन्सिक्यूटिव हैं अगर, तो अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 3 कैसे आया, +1 करके। ये कैसे आया, +1 करके, +1 करके, मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ने बोला कि इनका सम जो है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इन नंबर्स का सम तो करना है, लेकिन किसका सम करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम करना है, और वो किसके इक्वल है, 365 के। तो गिवन कंडीशन से हम लिखते चले गए और हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जब इक्वेशन बन गई उसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, उसकी रूट्स, और x हमारे जो x से इंटीजर्स आ जाएंगे जो क्वेश्चन ने बोला है हमें निकालने के लिए। तो जो निकालने के लिए बोला उसको हमने क्या मान लिया, एक को x तो दूसरा क्या हो गया, उससे एक ज्यादा, लगातार है ना कॉन्सिक्यूटिव, तो हमने क्या मान लिया, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन अदर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो जो दूसरा अगला लगातार वाला पॉजिटिव इंटीजर है वो इससे एक ज्यादा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा x + 1।
ये हो गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से जो हमें उसने दी है कि इनका क्या करना है, सम करना है, किसका, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 365 के। अब पहले ब्रैकेट्स खोलेंगे, फिर उसके बाद सारे टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अब ये भी जो है 365 हमें क्या चाहिए होता है कि सारी चीजें उसमें आ जाए लेफ्ट में, और एक तरफ क्या हो जाए 0, तो इस प्लस के 365 को भी इधर ले आए और यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो अब देखो लाइक टर्म्स को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है। फिर है 2x, फिर उसके बाद 1 प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस किया तो 364, और बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का, इक्वल्स टू में 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लें। लेकिन देखो क्या फर्दर और सिंप्लीफाई और सिंपल बना सकते हैं इसको, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, ये भी इवन नंबर है, तो सब में से 2 कॉमन ले लें, और 2 फिर उसके बाद यहां सब में से कॉमन लेके, या ये कह दे सब में से जो है 2 वो डिवाइड कर दे, 2 सबसे कॉमन लेकर के इधर आकर के 0 से डिवाइड हो गया। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 को किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन यहां से जो ये कोफिशिएंट है ये 2 हट जाएगा और इक्वेशन और थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, नंबर्स और थोड़े छोटे हो जाएंगे, है ना, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे किया तो ये भी 2 1 जा 2 कट गया, तो यहाँ भी एक्स बच गया, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 बचा 1 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। थोड़ी देर पहले ही हमने 182 के फैक्टर्स किए थे, a इंटू सी करना है ना, a तो 1 हो गया, बस c यानी 132 बचा, और 182 सॉरी, और 182 के फैक्टर्स थोड़ी देर पहले किए थे हमने कि अगर 2 से इसको डिवाइड करें 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और 91 क्या हो गया 13 7 जा, तो 3 ये फैक्टर्स आए इसके पास हमारे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 2 7 और 13, ये 3 फैक्टर्स आए। कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है कि बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट देखो क्या है 1, कि ऐसा पेयर लेना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 1 मिले। तो देखो 2 7 जा 14 होता है, और 14 में से 13 गया तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमारे जो दो नंबर थे वो 14 और 13 हो गए। अब साइन चेक करें तो कैसी डिजिट है ये वाली, प्लस की, मतलब बड़ा नंबर प्लस का और छोटे वाला माइनस का। तो अब इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, थर्ड टर्म भी एज इट इज, इस x को एक बार तो प्लस का 14x और एक बार माइनस का 13x, दो नंबर्स में इसको हमने ब्रेक करके स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है, पेयर बनाना है, दो दो के कॉमन लेना है और फैक्टर्स आ जाएंगे। तो पहली दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर और 14x में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ क्या बचा x और x चला गया तो क्या बचा खाली 14 प्लस का। अब क्या करना है हमें, ये ब्रैकेट एज इट इज यहां लिख देना है, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इस x का कोफिशिएंट देखो ऊपर 13 था, यहाँ 1 है, मतलब पूरा 13 ही बाहर आ गया। अब साइन चेक करना है, कांस्टेंट का इधर प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, अलग अलग है, तो माइनस का प्लस कब हुआ होगा, जब ये माइनस कॉमन आया होगा। तो आ गए हमारे दो ब्रैकेट्स, दो फैक्टर्स, एक x माइनस 13 और एक x प्लस 14। मतलब एक बार तो क्या रहा होगा, ये x माइनस 13 0 और एक बार x प्लस 14 0। तो यहां से 13 माइनस का इधर आकर हो गया प्लस, और यहां पर x का साथ 14 प्लस का इधर आकर हो गया माइनस। अब देखना जरा ऊपर क्या लिखा है कंडीशन में, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या आ गया नेगेटिव, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमें जो निकालनी है x की वैल्यू वो क्या निकालनी है, पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, और ये वैल्यू कैसी आ गई माइनस की 13 आ गई, तो एक ही सॉल्यूशन बचा क्या 13। तो दोनों रूट्स में से जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 13 होगा। तो अब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से यहां पर कि जो हमारा x है, x क्या माना था हमने एक पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ 13 रह गया, है ना, क्योंकि माइनस का 14 तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 13 रह गया। तो हम कह सकते हैं सो वन नंबर या वन पॉजिटिव इंटीजर इज 13, और अगर एक 13 है एंड जो दूसरा है वो क्या है, एंड द अदर consecutive positive integer
वो क्या माना था, एक 13 था तो दूसरा उससे एक ज्यादा, x+1, यानी कि 13 + 1 कितना हो गया 14। तो दो आंसर हमारे क्या आ गए, एक 13 आ गया और एक 14 आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसने हमें क्या बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, एक बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर या फिर इसको ही हम क्या कह देते हैं ऑल्टीट्यूड कह देते हैं, है ना, जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर लाइन है बेस के ऊपर। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ऑल्टीट्यूड है, जो ये परपेंडिकुलर है P, ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर लेस यानी कम है, 7 कम है, माइनस कर दो किसमें से, बेस में से, बेस में से। तो अगर बेस पता है तो परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। इक्वेशंस बना रहे हैं ना, अगर ये x है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, है ना। अगर बेस क्या है हमारा, अगर बेस हमारा x है तो हमारा परपेंडिकुलर उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से, तो वो x में से, बेस में से 7 कम कर देंगे, x - 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला हाइपोटेनस, बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी है, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तीसरी क्या है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस दे दी 13 है। तो अब बोला कि जो बाकी की 2 साइड्स है वो निकालो, तो कुछ भी तो दिया नहीं हुआ, क्या इससे कोई इक्वेशन बन रही है, इससे, ये तो बस बता दिया कि परपेंडिकुलर ये, बेस ये, फिर क्या करें, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस देखकर कुछ याद आ रहा है, कुछ रिकॉल हो रहा है दिमाग में, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। परपेंडिकुलर क्या है x - 7, इसका स्क्वायर, बेस क्या माना है x, इसका स्क्वायर, और ये इक्वल हो गए किसके, हाइपोटेनस यानी 13 के स्क्वायर के। अब तो बन गई इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे और अपने x की जो, यानी कि x आ गया तो बेस और परपेंडिकुलर उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो निकालना है, जो अदर 2 साइड्स निकालनी है उनको लेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस के ऊपर, तो हमने पहले किसको लेट किया, बेस को। तो हमने लेट कर लिया, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल x है, ठीक है, सेंटीमीटर में है ना सब कुछ, तो ये x सेंटीमीटर हो गया, एंड जो ऑल्टीट्यूड यानी कि उसका परपेंडिकुलर होगा, देन ऑल्टीट्यूड, या फिर इसको आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, है ना, वो क्या हो जाएगा, ऑफ राइट ट्राइंगल, वो हो गया हमारा इससे 7 कम, यानी x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमने लिख लिया। अब बचा हाइपोटेनस, वो हमें गिवन है कितनी, हाइपोटेनस हमें गिवन है, इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे नाउ हाइपोटेनस ऑफ इट इज 13 सेंटीमीटर। देन यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और वो हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, h हमारा है 13, यानी ये 13 का स्क्वायर, p हमारा क्या है x - 7, इसका स्क्वायर, और x क्या है हमारा, x का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले देखो जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, ठीक है, फिर यहाँ पर x - 7 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 7, 14x, प्लस में b स्क्वायर यानी 7 7 जा 49, और साथ में क्या था ये एक x स्क्वायर। लाइक टर्म्स दिख रही है इसमें, इसको भी इधर ले आए, सब कुछ सेम साइड पे कर लें, क्योंकि ये सारे एक साइड पे हैं, इस 169 को भी इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का 169 है, ये इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, तो एक तरफ तो बच जाएगा खाली 0, दूसरी तरफ क्या क्या था पहले से देखो, एक्स स्क्वायर, इसको भी अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर है प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस क्या हो गए, प्लस ही होंगे, तो ये 1x स्क्वायर मिलकर के कितने एक्स स्क्वायर हो गए
2x², साथ में क्या बचा -14x और प्लस का 49। अब ये 169 प्लस का ये भी इनकी साइड आकर के क्या हो गया माइनस, और इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में बचा 0। अभी भी कोई लाइक टर्म है क्या, देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये 2x² माइनस 14x एज इट इज, ये प्लस का 49 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 169 में से 49 को करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 120। अब बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस का 120 इक्वल्स टू में 0। आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, a इंटू सी करना है और वैल्यूज निकालनी है। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो हमारा x², इसका कोफिशिएंट 2, अगला नंबर भी इवन नंबर, अगला नंबर भी इवन नंबर, तो जब सब में एक नंबर जो है कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू में 0 है, तो दोनों साइड, इस साइड से 2 को कॉमन लेके इधर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिजिट्स हैं ये और छोटी हो जाएंगी, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। तो हम क्या करें, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे साइड को, तो जितनी भी टर्म है सब में करेंगे ना डिवाइड, तो x² के साथ 2 मल्टीप्लाई था, 2 से डिवाइड किया कट गया, खाली x² बचा। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 से ये 14 कट जाएगा, 2 7 जा तो 7x बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर ये 120 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 0 बचेगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो a इंटू सी अब हो गया ना a1, तो सिर्फ केवल c 60 बचा, 60 के ही फैक्टर्स करने हैं इस तरीके से कि हमें क्या मिले, प्लस माइनस करके 7 मिले। तो 60 देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, 30 में फर्दर करो तो 3 इंटू 10, और 10 क्या है 2 इंटू 5, तो ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स बन गए। तो अब इनका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इस तरीके से लेना है कि प्लस या माइनस करने पर क्या मिले 7। देखो 2 3 जा 6 है, 2 5 जा 10, 10 और 6 तो नहीं हो रहा, लेकिन इसको 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 कर लें अगर, तो 12 और ये 5, 12 में से 5 गया, क्या बचेगा 7। अब साइन चेक करें, आ गया ना 7। अब साइन चेक करते हैं, कैसा 7 है, माइनस का, मतलब इन दोनों में से बड़ी वाली डिजिट माइनस क्यों नहीं चाहिए, तो दूसरी क्या हो जाएगी प्लस की, क्योंकि हमें क्या करना है माइनस करना है। तो एक माइनस की दूसरी क्या हो गई प्लस की हो गई, माइनस प्लस माइनस, और बड़ी डिजिट माइनस की है तो आ गया माइनस का 7। यानी हमने इस 7x को स्प्लिट किस में किया, -12 और +5 में, है ना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। अब इसको स्प्लिट कर लिया हमने किस में, -12x और +5x। अब फैक्टर लेना बिल्कुल सिंपल, पहले वाले में देखो कोफिशिएंट x² का कुछ नहीं है, 1 है, यानी x कॉमन आ गया, इधर x था तो यहाँ बचा x -12। अब दोनों में दूसरों वाले जो दोनों टर्म्स है उसमें ये ब्रैकेट इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट ये सेम ही आएगा, x -12 ही आएगा, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, इस x का कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 है लेकिन ऊपर क्या है 5, मतलब ये 5 हमने कॉमन ले चुके हैं। ले अब देखना है साइन, यहाँ क्या है इसमें कांस्टेंट के आगे माइनस, ऊपर भी क्या है माइनस, सेम साइन है, सेम साइन है, तो मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब हमने प्लस का ही कॉमन लिया है, तो ये प्लस का 5 आ गया कॉमन। तो अब हमारे पास जो इसमें से भी हमने फर्दर अगर x -12 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा 5, x + 5 = 0। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि एक बार x -12 0 हो जाएगा और एक बार x + 5 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे फर्दर यहां लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि एक बार x -12 = 0 हो गया और एक बार x + 5 = 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं अपनी x की वैल्यू, तो x के साथ 12 इधर जाकर के माइनस से हो गया प्लस, और यहां पर 5 प्लस था तो ये इधर आकर हो गया माइनस, तो 2 रूट्स आए 12 और -5। अब अपनी कंडीशन देखते हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हमने क्या माना है, x को बेस माना है, सेंटीमीटर में लेंथ माना है। क्या किसी की लेंथ कभी नेगेटिव नंबर हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जब हम किसी चीज की लेंथ नाप रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो 0 होगी, और थोड़ी भी लेंथ बढ़ेगी तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बढ़ेगी, कभी भी लंबाई तो नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो क्या ये -5 पॉसिबल है, ये वाली रूट x की वैल्यू नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ किसी भी चीज की लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गई नेग्लेक्ट, ये वैल्यू तो हो गई नेग्लेक्ट, बची क्या वैल्यू, सिर्फ 12 बची, और x क्या माना था हमने, बेस माना था। तो हम लिख सकते हैं सो
जो बेस है ट्राइंगल का, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, वो हमने x माना था और x हमारा एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, तो क्या बची खाली ये वाली 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। और दूसरा क्या, ऑल्टीट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन है बोलता दोनों साइड निकाल लिए, एक आ गया बेस और दूसरा ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, वो क्या हो जाएगा, क्या माना था हमने 7 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 7 ये माना था ना, तो x यानी कि 12 माइनस का 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बेस आया 12 आया और ऑल्टीट्यूड आया 5, ये दोनों हमारी क्या आ गई, रिमेनिंग दो साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का। देखो ये हमें क्या कह रहा है, बहुत लंबी चौड़ी सी बातें लिखी हैं, तो देख लेते हैं इसको भी, कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन यानी कुछ नंबर ऑफ पोट्री। वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, मतलब वो जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, हमें बस ये बोला कि एक दिन में कुछ प्रोड्यूस कर रही है, अभी नहीं पता क्या है। अब आगे कहानी देखते हैं क्या कह रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, क्या देखा गया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोस्ट है ईच आर्टिकल की, हर आर्टिकल की, देखो हमारे पास क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुए, तो कितने प्रोड्यूस हुए, उनके नंबर्स नहीं पता, कोस्ट नहीं पता। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो कॉस्ट है हर आर्टिकल की रुपीज में वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें दे दी, वो क्या है 3 मोर है, मोर यानी ज्यादा, मतलब क्या करोगे 3 प्लस करोगे, किसने प्लस करोगे, ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो गुना, किसका दो गुना, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब नंबर भी तो नहीं पता, अगर ये नंबर x हो जाए तो इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी इसके 2x से 3 ज्यादा क्या हो जाएगी, कोस्ट। तो कोस्ट भी हम पता लगा सकते हैं और नंबर भी पता लगा सकते हैं अगर कोई इक्वेशन हमें मिल जाए, क्योंकि एक को x मान लिया तो दूसरे का रिलेशन दिया हुआ है कि वो +3 है ट्वाइस से, 2x से, है ना। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑन दैट डे, उस दिन, वॉज ₹90। अब देखो x आर्टिकल्स है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ गई है, क्वेश्चन ने बोला था ना कॉस्ट ऑफ ईच, ईच यानी एक, एक आर्टिकल की, वन आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, नंबर x है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर कोई पेन आपका फ्रेंड लेकर आया, वो पसंद आया, अगले दिन आपने सोचा मैं भी ऐसे 2 पेन या 3 पेन इकट्ठे ही ले आऊं। आपने जाकर के मार्केट में स्टेशनरी से उसका प्राइस पूछा, तो आपने देखा कि एक पेन आया लेट्स से 50 रुपीज का। अब आपका मन किया कि इकट्ठे ले लेता हूं पेन 3-4, मान लो आपने सोचा कि मैं इकट्ठे 3 पेन ले लेता हूं, तो 3 पेन कितने के हो जाएंगे, एक 50 का है तो 3 कितने के हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ 1 अगर है इतनी तो कॉस्ट ऑफ 3 कितनी हो जाएगी। जब भी कोई चीज 1 के लिए पता है तो ज्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई, तो 3 का निकालने के लिए 50 50 50 3 बार, यानी 3 इंटू 50 कितना हो गया 150 हो गया। ऐसे यहां पर हमें पता है कि x चीजें बनी थी, x आर्टिकल्स बने थे, एक के पैसे इतने हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 के कॉस्ट से टोटल नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यूनिटरी मेथड यही कहता है ना कि जब हमें एक के लिए कोई चीज पता है, ज्यादा के लिए, एक आर्टिकल के लिए इतने हैं तो x आर्टिकल के लिए कितने होंगे, x से इसको एक की कॉस्ट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमें कितनी दी हुई है 90, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 90। बन गई हमारी एक कंडीशन, इक्वेशन बन गई। अब इसी चीज को यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट, यानी आर्टिकल्स के नंबर भी निकालने हैं और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। और कॉस्ट का रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर के ऊपर। तो हम किसको लेट करेंगे, इन दोनों में से, कॉस्ट और नंबर में से नंबर को लेट कर लेंगे। सो नाउ let number of articles produced on a day
x हो गए, है ना। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गए, x हो गए। तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, देन कॉस्ट ऑफ ईच यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट, वो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, 3 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ नंबर्स, नंबर है x तो ट्वाइस ऑफ नंबर यानी 2x से 3 ज्यादा प्लस 3, तो कॉस्ट एक आर्टिकल की हो गई 2x प्लस 3। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो टोटल कॉस्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन हमें दी है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 90। और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, हमें एक की आर्टिकल की कॉस्ट पता है 2x प्लस 3, तो जितने नंबर है उनकी कॉस्ट निकालने के लिए उससे इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट खोलते हैं, x यहां पर अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, अभी 90 प्लस है इसको भी इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर वाले का कोफिशिएंट 2 है, क्या कहीं और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं इसमें तो हो रहा है, तो सबसे तो 2 नहीं डिवाइड कर सकते, तो इस बार इसको हम और सिंपल नहीं कर सकते, तो यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं से सॉल्व करने के लिए a इंटू सी, ए क्या है 2 और c क्या है 90, कितना हो गया ये 2 90 180, इसके फैक्टर्स ही तो करने हैं, तो फैक्टर्स करो, देखो 2 और 90 तो है ही, फर्दर और फैक्टर्स कर लो, एक 2 हो गया, 90 को अगर और फर्दर फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 10 भी है, 10 को 2 5 तो ये सारे हमारे पॉसिबल पेयर्स बन गए, 2 3 3 2 5, ये सारे फैक्टर जो है नंबर्स का प्रोडक्ट 180 आएगा। अब हमें इसमें से किस तरीके से इनको अरेंज करना है कि इनका प्लस या माइनस करके जो है वो आंसर क्या आए 3 आए, जो सेकंड वाली टर्म है। तो अब देखो 2 3 6, 6 3 18 और यहाँ पर 2 5 10, नहीं हो रहा, इसको किसी और के साथ कर लेते हैं, 2 3 6 को 6 2 12 कर लें और 3 5 क्या हो गया 15। अब 12 और 15 का कॉम्बिनेशन से 3 मिल रहा है, 15 में से अगर 12 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। अब साइन चेक कर लें, कैसा है ये 3 प्लस का, मतलब बड़ी डिजिट कैसी होनी चाहिए प्लस की, तो 15 प्लस का और 12 माइनस का, मतलब इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0, और इस 3x को हम क्या लिख लेंगे, एक बार 15x और एक बार 12x माइनस का, तो ये हो गया प्लस 15x माइनस 12x। अब क्या करना है, पेयर बनाने हैं दो दो के और उसमें से कॉमन लेना है। पहले दो में देखो एक्स स्क्वायर और x में से एक तो x कॉमन है। अब कोफिशिएंट्स देखो, ये 2 है और ये 15, क्या 15 और 2 सेम टेबल में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, मतलब सिर्फ x कॉमन आया, तो ये 2 बच गया एज इट इज और x स्क्वायर में से x बच गया, यहाँ 15x में से x गया, क्या बचा 15 बच गया। अब जो ब्रैकेट यहां बना है वही ब्रैकेट यहां बनना चाहिए ना, तो यही ब्रैकेट एज इट इज यहां लिख लो, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले x वाले टर्म का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, ऊपर क्या रहा है 12x, तो 12 से क्या बचा, खाली 2 बचा, यानी 12 को किससे डिवाइड करेंगे 2 बचे, 2 से 2 में से ये कितना बचा 2 6 12 ना, तो 6 इसमें से हट गया, तभी तो 2 बचा 12 में से, तो इस 12 में से क्या कॉमन ले लिया हमने 6, x तो कॉमन नहीं है वो एज इट इज 2x, और ये 90 का बचा 15 है ना, क्योंकि 6 से देखो डिवाइड करके देख लो इसको, 15 6 ही होता है ना, तो दिमाग आगे लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ x वाले टर्म का कोफिशिएंट देख लो। अब साइन चेक करते हैं, तो सेकंड वाली टर्म का कांस्टेंट वाली का साइन देख लो, इसका साइन क्या है प्लस, लेकिन ऊपर क्या है माइनस, अलग अलग साइन है, तो इस माइनस का प्लस बनाने के लिए क्या कॉमन लिया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा। आ गए हमारे पास ये। अब इसमें से भी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको भी क्या ले लेते हैं कॉमन, तो एक बार 2x प्लस 15 हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन क्या कहती है कि एक बार ये 2x प्लस 15 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 6 0 हो जाएगा, तो इस 2x के साथ 15 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया माइनस, अब इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा माइनस 15 अपॉन में 2, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर क्या है x के साथ माइनस 6 हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 6। अब हम ये जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x था क्या, x था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। किसी चीज के नंबर्स कभी नेगेटिव में हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो क्या ये वाली वैल्यू, ये वाला रूट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा,
मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप रीजन भी लिख सकते हो चाहो तो। बिकॉज नंबर्स कैन नॉट बी, बिकॉज नंबर कैन नॉट बी, नंबर ऑफ एनी आर्टिकल या एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। इसीलिए हम यहां पर इस वाले नंबर को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, खाली नॉट पॉसिबल लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। तो कौन सी वैल्यू बची, फिर कौन सी रूट बची, x इज इक्वल्स टू 6 बचा। यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x माने थे वो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, ये भी हम जो रूट्स निकालते हैं ना, ये भी सारा रफ में करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप हटा सकते हो। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने x माने थे वो हमारे पास x क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे आर 6। अब कॉस्ट क्या थी एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल, वो हमने क्या मानी है, वन आर्टिकल लिख लो या ईच लिख लो। ठीक है, वो क्या मानी थी हमने, वो हमने मानी थी 2x प्लस 3। तो 2 इंटू x यानी 6 प्लस में 3। लेकिन कॉस्ट है ना, कॉस्ट किस में मानेंगे, कॉस्ट किस में है, रुपीज में। तो यहाँ यूनिट क्या लगाओगे, रुपीज। आगे लिख लो या पीछे, 2 6 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 रुपीज। तो कॉस्ट आ गई 15 रुपीज और नंबर कितने आ गए, 6। ये दो हमारे क्या हो गए, आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। तो हम क्या देख चुके हैं अब तक अपने चैप्टर में कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख ली सॉल्व करनी, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में जरूर आता है। ठीक है ना, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगली एक्सरसाइज में हम मिलेंगे इन्हीं रूट्स के बारे में कुछ और जानने के लिए।